महक बस को पूंछ से खींचने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। फिर महक सबको घर लेकर आती है। सबको होश आ जाता है। फिर सब महक और श्रीकांत से पूछते हैं कि हम सब कैसे बचे। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं भी बेहोश हो गई थी, पता नहीं कैसे। जब मुझे होश आया तो हम सब अपने घर में सही सलामत थे और मैं आप सबको जगाने की कोशिश में ही लगी हूँ तब से। विभा श्रीकांत से तलब करती है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है श्रीकांत? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे लगता है आंटी जी ये सब नागराज ने किया है, हमेशा की तरह हमारी हिफाजत की। सारे लोग नागराज के बुत के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं। अगली सुबह महक गुस्ल करके सर पर तौलिया लपेटे गुस्ल खाने से बाहर आती है। फिर तौलिया हाथ में लेकर जुल्फों को झटकती है। तभी विजय पीछे से आ जाता है और कुछ पानी की बूंदें विजय पर गिर जाती हैं। मुस्कुराकर बोलता है, ये मोती मुझे छूकर खलबली मचा रहे हैं। तुम्हें ऐसे देखकर लगता है ऐसे ही देखता रहूं। अच्छा जी, ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम बहक सकते हो। इस नूर को देखकर कोई भी बहक सकता है। महक शर्माते हुए अपनी पलकों को झुका लेती है और जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर पानी से फिसल जाता है। महक गिरने ही वाली होती है कि तभी विजय उसे थाम लेता है। इतनी आसानी से गिरने नहीं दूंगा तुमको। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ। महक संभल कर बोलती है, विजय कभी किसी को देखकर तुम्हारी धड़कनें तेज हुई हैं? खुद पर काबू खोने लगे, बस दिल चाहे कि उसका हो जाऊं या फिर उसे अपना बना लूं। हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है किसी को देखकर। महक गुस्से में पूछती है, किसे देखकर? कौन है वो? विजय महक को थामकर अपने करीब खींच लेता है। हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब नजरों से ढूंढने पड़ते हैं मैम साहब। मुझे तो इन आँखों में बस मैं ही दिख रही हूँ। अभी बस आंखें ही देखी हैं तुमने, तभी तुम्हारे नजदीक होने पर ये धड़कनें कितनी तेज हो जाती है ये सुनना। कितना झूठ बोलते हो तुम। वैसे आज क्या हो गया तुमको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? विजय कुछ नहीं बोलता और महक को आगोश में ले लेता है और बोलता है, महक मेरा दिल करता है कि इस पल को कहीं न जाने दूं। तो रोक लो इस पल को विजय, बहुत सुकून है इस पल में। इतने में महक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। महक, तुम्हारी ये नम नजरें मुझसे बहुत सवाल करती हैं। इन सवालों के जवाब भी इन आंखों में ही हैं। विजय महक की आंखों में देखता है। इतनी गहराई, इतना सुकून है आज इन आंखों में। ये आंखें हैं कि जन्नत। मुझे बस मैं ही नजर आता हूँ इनमें और मुझे मेरा जहां नजर आता है इनमें। महक विजय को फिर से गले लगा लेती है और बोलती है, विजय मेरा जहां, मेरी दुनिया, सब तुम ही हो। तुमसे आगाज होकर मैं तुम पर ही इख्तिताम करती हूँ। महक, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कुछ ही दिनों में जो तुमने मेरे और मेरे कुनबे के लिए किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारा होने से। अब कुछ भी करना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। विजय, ये कुछ दिनों की नहीं, जन्मों की मोहब्बत है। महक विजय को छोड़ती हुई बोलती है, आज ही सारा प्यार दिखाना है विजय, कोई आ जाएगा। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ सुनना है, सुनाना है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बरसों की शिकायत करनी हो मुझसे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। रात को मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा मंदिर के पास। महक मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं नहीं आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी नजरों में मोहब्बत है मेरे लिए। तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, पूरा भरोसा है मैडम। तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। महक बाजी, जरा इधर आना। महक नंदिनी के करीब जाती है और बोलती है, क्या बात है नंदिनी, बहुत मसरूर नजर आ रही हो आज तुम। हाँ जी, आज मेरा नतीजा आया है और मैं बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुई हूँ। ये तो अच्छी बात है, इसी तरह तवज्जो से पढ़ाई करो। बाजी, पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा मुझे आपसे दूर रहने के लिए बोलती है। आप इतनी अच्छी है फिर भी। हम सबको अच्छे लगे ये जरूरी तो नहीं है नंदिनी। वैसे क्या कहा चाची ने तुम्हें? मम्मी ने कहा आपसे दूर रहा करूं, आप अच्छी नहीं हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन क्यों? अब ये तो मम्मी जानती होंगी या उनका वो रिश्तेदार। रिश्तेदार? वो श्रीकांत? हाँ वही, और कौन होगा? क्यों, उसने भी तुम्हें कुछ कहा क्या?
हाँ, वो कह रहे थे कि जब तक महक इस घर में है उनका कोई भी काम सही से नहीं होगा। और बाजी, मैंने तो ये भी सुना कि वो तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई तरकीब निकालेंगे। कैसी तरकीब? ये तो मैं नहीं जानती, पर तुम कहीं मत जाना बाजी। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी रेखा के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई तो मदद करो मेरी, विभा बाजी को सांप ने डस लिया है। महक अपनी आंखें बंद करती है और अपनी रूहानी नजरों से देखती है कि आहूजा ने सांप बनकर विभा को डस लिया है। ये सुनकर विजय दौड़कर विभा के पास जाता है और पूछता है, अरे कहाँ गया वो सांप? रेखा एक तरफ इशारा करती है और बोलती है, उधर की तरफ। या खुदा, अब क्या होगा? कोई डॉक्टर को लेकर आओ। तब तक महक भी नंदिनी के साथ वहाँ पहुँच जाती है। विजय, इन्हें उठाकर नागराज के बुत के सामने ले चलो, वही इन्हें ठीक करेंगे। महक अपनी ताकत से तब तक घर के आंगन में एक सांप हाजिर करती है जो सपेरा बन जाता है। सुंदर बीन की आवाज सुनकर बाहर आता है और बोलता है, महाराज अब सही वक्त पर आए हैं। मेरी भाभी को किसी सांप ने डस लिया है, हमारी मदद करें महाराज। देखिए, हम आपके आशियाने में नहीं आ सकते, लेकिन जिसको सांप ने काटा है आप उसको बाहर आंगन में उठा कर ले आओ। विजय और सुंदर विभा को आंगन में लेकर आ जाते हैं। सपेरा जानता था कि अगर वो बीन बजाएगा तो महक को तकलीफ होगी और वो अपना आपा खो देगी, नागिन की सूरत में भी आ सकती है। इसलिए वो महक को बोलता है, लड़की, तुम पास वाले मंदिर से कुछ भांग के पत्ते ले आओ, तब तक मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। महक मंदिर की सूझ चली जाती है। आहूजा इंसानी शक्ल लेने ही वाला होता है कि सपेरा बीन की धुन बजाना शुरू कर देता है। उसकी कुव्वत की वजह से आहूजा इंसानी शक्ल नहीं ले पाता और सांप के शक्ल में ही झाड़ी में छुप जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं इंसानी शक्ल क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अगर ऐसे ही सांप की शक्ल में रहा तो बीन की धुन सुनाकर ये सपेरा मुझे ये जहर वापस पिलवा देगा। सपेरा बीन बजाता है। आहूजा खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बीन की धुन से वो खुद पर काबू खो देता है और उसे झाड़ी से बाहर आना ही पड़ता है। विजय आहूजा को सांप की शक्ल में देखकर, क्या ये वही सांप है जिसने माँ को डसा था? हाँ, मुझे यही लगता है। सांप मजबूर होकर धीरे धीरे विभा के करीब जाता है और उसका जहर वापस चूस लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब मैं चलता हूँ। जब वो लड़की आए पत्ते लेकर तो उन्हें पीसकर जहाँ सांप ने काटा है वहाँ लगा देना। सपेरा चला जाता है। फिर कुछ देर बाद विभा को धीरे धीरे होश आने लगता है और महक भी मंदिर से बाहर आ जाती है। विजय, लो मैं भांग के पत्ते ले आई। ठीक है, इन्हें पीस लेना और माँ को लगा देना। इतने में विभा को सही से होश आ जाता है। आप दुरुस्त है ना माँ? वो सांप अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं मुझे कुछ भी। अचानक से वो सांप घर में आ गया और मुझे डस लिया। कोई बात नहीं, अब आप दुरुस्त हो। वो तो भला हो सपेरे का जो बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। कौन सपेरा? बड़ी अम्मी, आपके बेहोश होने के बाद एक सपेरा आया था, उसने ही आपकी जान बचाई। ये सब सिर्फ नागराज का ही कर्म है। ये नागराज का कर्म नहीं है। जब से ये बुत घर में आया है तब से ये सब हो रहा है। जहर वापस चूसने पर आहूजा की हालत खराब हो गई थी। वो इंसानी शक्ल में आकर जंगल में ही तड़प रहा था। मदद करो उस्ताद जी। महक नाग की शक्ल में आहूजा के पास जाती है और बोलती है, देखा आहूजा, गलत करने का नतीजा। जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। नागिन, तू अभी ज्यादा खुश मत हो। तुम मेरी ताकतों को जानती नहीं है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। महक वहाँ से चली जाती है और आहूजा की इल्तिजा कालगुरु तक पहुँच जाती है और कालगुरु सारा हादसा जान जाते हैं। फिर कालगुरु मंत्रों के जहर के असर को खत्म कर देते हैं। मेरी मदद के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आहूजा दिल में सोचता है, अब कोई नई चाल सोचनी पड़ेगी। नागिन, इस बार तेरा और तेरे नाग का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। विजय महक का मंदिर में इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद महक वहां पहुंच जाती है। कहानी जारी रहेगी।